हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अपने जो 10वां क्लास का सिलेबस शुरू किए थे लोग इकोनॉमिक्स का, उसके हम लोग अंतिम पड़ाव अर्थात अंतिम चैप्टर पर आ चुके हैं। और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपने शुरू से लेकर हम तक हमसे जुड़ा रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने इस लॉकडाउन के समय को भी बहुत अच्छी तरीक़े से काट लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोग इसके पहले अगर जो हमसे छात्र नए जुड़ रहे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी जाएगी, ताकि यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग अवश्य उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स लेसन का 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। यह हमारे चैप्टर का मतलब हमारे सिलेबस के इकोनॉमिक्स सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए लिखा है कि उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उपभोग करने वाला। यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि उपभोक्ता वह है जो जिसका मुख्य काम होता है उपभोग करना। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे हम लोग मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे खुद पर प्रयोग करते हैं, यानी उसे अपने घर पर लाकर उसको प्रयोग के लिए उसको अपने पास रख लेते हैं, फिर कभी उसको प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदे, सब्जी को लाए, घर पर बनाकर खा लिए, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। और जो व्यक्ति उस सब्जी को बेच रहा है वो क्या कहलाएगा? तो उत्पादन करता। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता कौन है, तो कहेंगे कि उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उपभोग करने वाला। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं अपने प्रयोग के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसके लिखा होगा जैसे कि चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। तो उपभोक्ता जागरण क्या है? देखिए, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं किसी वस्तु को खरीदते समय, तो हमें बहुत प्रकार की कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। या फिर कभी कभी किसी दुकानदार द्वारा कभी कभी किसी ग्राहक को मतलब कि उसे कम दाम पर वस्तु बेचना, कम दाम के बजाय बेसी दाम पर वस्तु बेचना, उसको नकली वस्तु देना, कम तोलना, तो ये सब कुछ सरकार ने नियम बनाए। तो उपभोक्ता जागरण संबंधी सरकार ने कुछ नारे दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं जो आप लोग टीवी पर भी सुनते होंगे। जैसे पहला, जागो ग्राहक जागो। ये हमारा इकोनॉमिक्स का 7वां लेसन का क्वेश्चन भी है कि उपभोक्ता जागरण संबंधी नारे बताएं। तो देखिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो, फिर सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। कहने का मतलब यह है कि वह उपभोक्ता जो पूरी तरह से सतर्क रहे किसी वस्तु को खरीदते समय में, उसे ही सुरक्षित उपभोक्ता माना गया। अपने अधिकारों को पहचाने। एक ग्राहक के रूप में हमारे भी बहुत सारे अधिकार हमें मिले हैं, जिसका प्रयोग हम वस्तु को खरीदते समय कर सकते हैं। और मोल तोल अर्थात MRP जो लिखा रहता है, जैसे किसी वस्तु का प्राइस 72 रुपये लिखा है तो यह मैक्सिमम प्राइस होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उससे कम दाम पर भी उस वस्तु को ले सकते हैं। तो मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपभोक्ता जागरण संबंधी नारे बताएं, तो ये आप 4 नारे बताएंगे। जागो ग्राहक जागो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, अपने अधिकारों को पहचाने, और मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है। एक बार हम पुनः दोनों चीज़ को दोहरा देते हैं। हमने उपभोक्ता में पढ़ा था कि उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपभोग करने वाला। उपभोक्ता कौन है? तो यह बाजार व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उपभोग करने वाला। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए कौन कौन से नारे दिए गए हैं? तो पहला, जागो ग्राहक जागो। दूसरा, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। तीसरा, अपने अधिकारों को पहचाने। और चौथा, मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, जब हम लोग जाकर मार्केट में किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो हो सकता है कि बाजार में हमारा शोषण भी होता है। जैसे यह लघु तरीके का क्वेश्चन भी है कि एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में किसी व्यक्ति का कितना प्रकार से शोषण हो सकता है, उसको दर्शाएं। देखिए, उपभोक्ताओं के शोषण होने वाले जो कारक है वो निम्न है। पहला में लिखा हुआ है कि नकली वस्तु द्वारा। हो सकता है कि हम किसी दुकानदार को जितना प्राइस है वो प्राइस दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार हमें जो वस्तु दे रहा हो वो नकली हो, तो इससे उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। दूसरा, कम तौल द्वारा। मतलब कि हो सकता है कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, 5 किलो वस्तु मांग रहे हैं, तो वो उससे कम तौल मतलब अपने वजन में वो कम करके तो हमें बेच रहा है, उससे भी हमारा शोषण हो रहा है, कम तौल कर दे रहा है तब।
तीसरा, ग्राहक से ऊंची कीमत वसूलना। यदि कोई वस्तु अच्छी है तो उस वस्तु के जो प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत अगर किसी ग्राहक से, किसी उपभोक्ता से वसूला जाए तब भी उसका शोषण हो रहा है। और कम गुणवत्ता वाली वस्तु देना, मतलब कि जिस वस्तु की हमें मांग है उस वस्तु को न देकर उसकी गुणवत्ता कम हो उस वस्तु को अगर दिया जा रहा है उपभोक्ता को, तब भी उपभोक्ता का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो बाजार में उपभोक्ता के शोषण होने वाले कारक कौन कौन हैं? तो नकली वस्तु द्वारा, कम तौल द्वारा, ग्राहक से ऊंची कीमत वसूलना और कम गुणवत्ता वाली वस्तु द्वारा। तो ये 4 ऐसे कारक है जिससे उपभोक्ताओं का क्या होता है, तो शोषण होता है। तो फिर जैसे कि अब किसी व्यक्ति का शोषण हुआ तो फिर उसका कर्तव्य क्या है, वो कैसे अपने आप को शोषित होने से बचाएगा। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार में उपभोक्ता के कर्तव्य बताइए। यदि हम किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो हमारे क्या कर्तव्य है। या फिर यह भी पूछा जाता है कि किसी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली वस्तु को खरीदते समय हमें किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। यदि पूछा जाए कि बाजार में उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है तब भी यही कोई आंसर होगा। और यदि पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए तब भी यही आंसर होगा। जैसे पहला, यदि हम मार्केट में जाते हैं तो हम सबसे पहले हम वस्तु की गुणवत्ता की जांच करेंगे कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा, वस्तु के प्रयोग की अंतिम तिथि देखेंगे, अर्थात हम उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे कि क्या यह वस्तु एक्सपायर हो चुकी है या फिर एक्सपायर होने में अभी कुछ समय बाकी है। माप तौल की जांच करना, जो ग्राहक हमें वस्तु दे रहा है, जो दुकानदार हमें वस्तु दे रहा है वो कितना अच्छा से तौल कर दे रहा है, इसकी जांच करना यह भी हमारा कर्तव्य है। और वस्तु से होने वाले प्रभाव और कुप्रभाव की जांच करना, यानी किसी वस्तु को हम प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने खाने के ऊपर या फिर अपने घर ले जा रहे हैं तो उस वस्तु से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसकी भी जांच करना उपभोक्ता का मूल कर्तव्य माना गया। तो उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है बाजार में। या फिर पूछा जाए कि किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, तो हम वस्तु के गुणवत्ता की जांच करेंगे, वस्तु के प्रयोग की अंतिम तिथि चेक करेंगे, माप तौल की जांच करेंगे और वस्तु से होने वाले प्रभाव और कुप्रभाव की जांच करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने 4 टॉपिक को पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा उपभोक्ता कौन है, तो उपभोग करने वाला। उपभोक्ता के नारे कौन है, तो ये 4 नारे आपने पढ़ लिए। फिर उपभोक्ता का शोषण होता है इस बारे में बताइए, तो ये नकली वस्तु द्वारा, कम तौल कर, ज़्यादा कीमत लेकर, गुणवत्ता कम हो इसके द्वारा। और उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है, तो किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। या दोनों लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही होगा कि हम वस्तु के गुणवत्ता की जांच करेंगे, वस्तु के प्रयोग की अंतिम तिथि देखेंगे, माप तौल की जांच करेंगे और वस्तु से होने वाले प्रभाव और कुप्रभाव की जांच करेंगे। यदि आपको ये सब समझ में आ गया हो तो हम लोग इसे मिटाकर दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि भविष्य में आपको काम आए। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगला हमारा टॉपिक यह कहता है कि एक कानून पारित हुआ था, एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका तो जवाब याद रखेंगे 1986। जब भी पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो आपका जवाब होगा 1986। दीर्घ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारा अगला टॉपिक है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता को बतलाइए। मतलब कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई है इसके बारे में बताइए। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ, इसके तहत निम्नलिखित तथ्य निर्भर है। पहला, यह अधिनियम आपको मतलब कि उपभोक्ता को सशक्त का मतलब होता है मजबूत बनाता है। यह अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि एक उपभोक्ता को कभी भी किसी प्रकार का शोषण नहीं हो सकता है। तो पहला लिखा हुआ है कि यह अधिनियम आपको सशक्त यानी कि मजबूत बनाता है। 2 नंबर, अपने निकटतम क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम मतलब होता है कि वह केंद्र जहां से हम जाकर अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं कि हाँ, इस वस्तु को हम खरीदे हैं तो इस वस्तु में हमारे साथ कुछ गड़बड़ी है, हमको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो अपने निकटतम क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए ncdrc.nic.in नामक वेबसाइट यानी कि एक कंप्यूटर पर आप लॉगिन कर सकते हैं। और कंप्यूटर पर आप जब यह ncdrc.nic.in टाइप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िला में वो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आप जाकर अपने वस्तु की गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं कि हाँ, हमने जैसे कि हमने 20,000 का मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल में कोई गड़बड़ी आ गई, तो अब जाकर वहाँ पर आपको मुआवजा दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी। 3 नंबर,
उपभोक्ता को संगठित करने के लिए, यानी कि उपभोक्ता के संगठन के लिए भी एक वेबसाइट बनेगी जिसका नाम है cuts.international.org। cuts.international.org का निर्माण किस लिए किया गया है? तो उपभोक्ता को संगठन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट से उपभोक्ता के जागरण हेतु कार्यक्रम प्रस्तुत है। कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो, कुछ संगीत, कुछ नाटक के माध्यम से इसमें यह बात दर्शाया गया है कि यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, अगर हमको कोई कठिनाई हो गई तो हमें आगे क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तब जाकर हमें न्याय मिल सकता है। इसके लिए वीडियो बनाकर वहाँ पर डाला गया है। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, तो या फिर उपभोक्ता संरक्षित के लिए आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार ने एक मुफ्त टेलीफोन सेवा भी शुरू की है जिसका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा 18114000 18001100114000 18114000। तो आपको 3 चीज़ याद करनी है। उपभोक्ता फोरम के लिए कौन सी वेबसाइट है? ncdrac.nic.in, ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ। उपभोक्ता के संगठन के लिए cuts.international.org और मुफ्त राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर बताइए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 18114000। एक बार पुनः हम दोहराते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको क्या बनाता है? सशक्त बनाता हो। अपने निकटतम क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम, यानी कि वह सेंटर जहां पर जाकर हम किसी वस्तु के गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं, उसकी कमी की शिकायत कर सकते हैं। तो ncdrac.nic.in। उपभोक्ता के संगठन के लिए वेबसाइट कौन सी है? तो cuts.international.org। इस वेबसाइट पर क्या है? तो इस वेबसाइट पर कुछ नाटक, कुछ वीडियो के माध्यम से उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आपको मुफ्त टेलीफोन सेवा दी गई है जिसका नंबर है 1800114000। इस नंबर पर आप कॉल करके, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है कि भारत में उपभोक्ताओं को, आपको याद है ना कि उपभोक्ता हम लोग पढ़े थे कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीद कर प्रयोग करता है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। तो उपभोक्ता के अधिकार क्या है? देखिए, उपभोक्ता के अधिकार क्या है? यह भी दीर्घ का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया। अब आते हैं अलग अलग टॉपिक पर। उपभोक्ता के अधिकार क्या है? देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है सुरक्षा का अधिकार। हम कहेंगे कि उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकार हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। कहने का मतलब यह है कि एक उपभोक्ता को उसके सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि यदि हम मार्केट में जाकर विद्युत उपकरण संबंधित कोई वस्तु खरीद कर घर लाते हैं और अगर विद्युत उपकरण में कोई खराबी है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को करंट लग जाए, या तो उसकी अचेत हो जाए, मतलब बेहोश हो जाए, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको कोई नुकसान हो जाए। तो ये तो थोड़ी सी कठिनाई वाली बात हो गई। तो उपभोक्ता का पहला अधिकार क्या है? सुरक्षा का अधिकार, यानी कि उसे उस वस्तु को खरीदने समय कोई कठिनाई ना हो ताकि बाद में भी उसे कोई दिक्कत ना हो, उसको पूर्णतः सुरक्षा मिले। 2 नंबर, सूचना पाने का अधिकार। यदि हम दुकान पर जाते हैं तो किसी वस्तु को खरीदते समय तो हम यह दुकानदार से इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना ले सकते हैं कि इस वस्तु का मूल्य क्या है, इस वस्तु की गुणवत्ता क्या है और इस वस्तु के प्रयोग करने की विधि क्या है या प्रयोग करने की अंतिम तिथि क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? हम सूचना मतलब उससे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी मांग सकते हैं कि यह कैसी वस्तु है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका मूल्य क्या है, यह कितने दिनों तक प्रयोग में लाई जा सकती है। सूचना पाने का अधिकार। तीसरा, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर बहुत अच्छा से करते होंगे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी दुकान में जाते हैं कुछ वस्तु खरीदते समय तो हम विभिन्न ब्रांड लिख देते हैं, हम विभिन्न ब्रांड, किस्म, रंग, गुण, आकार, मूल्य इत्यादि में से किसी एक वस्तु को चुनने का हमको यह अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम मार्केट में जाते हैं किसी वस्तु का, मानते हैं कपड़ा की दुकान पर गए कपड़ा खरीदने, तो हम बहुत सारे ब्रांड का कपड़ा उससे मांग सकते हैं, बहुत सारा उसका किस्म के कपड़ा मांग सकते हैं, उसके बहुत सारे कलर के कपड़ा का डिमांड कर सकते हैं, उसके गुण, उसका आकार, शेप, साइज, उसका मूल्य, इन सभी की जानकारी हम उससे मांग सकते हैं। तो ये सब हमको चुनाव और पसंद करने का अधिकार है। अगर इन सब में से भी हमको कोई वस्तु पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम उस दुकानदार को छोड़कर किसी दूसरे दुकान में चले जाएंगे। तो उपभोक्ता को चुनाव या पसंद करने का अधिकार है, अर्थात किसी ब्रांड, किसी किस्म, किसी रंग, किसी गुण, किसी आकार, किसी मूल्य में से उसे यह अधिकार है कि वो किसी एक वस्तु को खरीद सकता है। शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि वस्तु को खरीदने के बाद हमें इस बात की जानकारी होती है कि वस्तु में कुछ कमी है,
तो हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम उसकी शिकायत कर सकते हैं ताकि हमें क्षतिपूर्ति यानी कि हमें उसका मुआवजा दिया जा सके। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता को शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि आपके साथ जो ठगी हुई आप उस ठगी की जांच कैसे करें, मतलब उस ठगी के बारे में कैसे लोगों को बताएं और कैसे आप उस ठगी से न्याय पा सकें। तो उपभोक्ता के 5 अधिकार: सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। चलो अपना अगले टॉपिक पर लिखा हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित जो न्यायिक प्रणाली है जो कि त्रिस्तरीय है उसके बारे में बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने 3 स्तर पर अर्थात केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र या राष्ट्र स्तर पर 3 स्तर बनाए हैं जहां पर हम अपने किसी वस्तु को, क्रय की गई वस्तु में कुछ कमी पाते हैं तो हम शिकायत कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि यदि कोई उपभोक्ता 20 लाख से कम, यदि कोई उपभोक्ता 20 लाख से कम की कोई वस्तु क्रय करता है, तो यदि 20 लाख से कम से क्रय की गई वस्तु में कुछ कमी पाता है, यानी कि यदि कोई उपभोक्ता 1 रुपये से लेकर और 20 लाख के बीच की वस्तु को खरीदता है और उसमें कुछ कमी पाता है, तब वह कहाँ पर अपील करेगा? तो जिला स्तर पर अपील कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि 20 लाख से कम की क्रय की गई वस्तु में कुछ कमी आता है तो हम जिला स्तर पर अपील कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई उपभोक्ता 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे की वस्तु में कुछ कमी पाता है तब वो कहाँ पर अपील कर सकता है? तो राज्य स्तर पर। और यदि कोई उपभोक्ता 1 करोड़ से अधिक की वस्तु में कुछ कमी पाता है तब वो कहाँ अपील करेगा? तो राष्ट्र या फिर केंद्र स्तर पर। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई दुकानदार या कोई उपभोक्ता 20 लाख से कम की वस्तु में कुछ कमी पाता है, ठगा जाता है, तब वो जिला स्तर पर अपील करेगा। यदि क्रय की गई वस्तु 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम हो तो राज्य स्तर पर हम अपील कर सकते हैं। और यदि 1 करोड़ से ज़्यादा की वस्तु खरीदे हैं, व्यापार किए हैं और उसमें कुछ कमी आ गई हमको, तो हम राष्ट्र स्तर पर अपील कर सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता इन तीनों से नाखुश हो, अर्थात जिला स्तर पर भी उसकी बात ना हो पाए, राज्य स्तर पर भी वो संतुष्ट ना हो और राष्ट्र स्तर पर कहीं पर संतुष्ट ना हो, तो उसको यह अधिकार है कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भी जाकर अपील कर सकता है, जिसके लिए उसे कुछ भी रुपये यानी कि 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा, निःशुल्क अपील कर सकता है। यह भी हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता को अपने शिकायत के लिए कितने रुपए की फ़ी देनी पड़ती है, तो वह निःशुल्क है, उसे कोई भी फी देनी पड़ती नहीं है। तो आप ऑब्जेक्टिव में भी याद कर सकते हैं। और यह दीर्घ का क्वेश्चन भी है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो गठित न्यायिक प्रणाली है उसके 3 स्तर हैं। जिला स्तर 20 लाख से कम की वस्तु में कमी पाते हैं तब, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य स्तर, और राष्ट्र स्तर पर क्या? तो 1 करोड़ से अधिक की वस्तु में कुछ कमी पाते हैं तो राष्ट्र स्तर पर। और तीनों से नाखुश है तो हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भी जाकर इसकी अपील कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मानव अधिकार आयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव अधिकार क्या है। देखिए मानव अधिकार का मतलब होता है वे सभी अधिकार से हैं, मानव अधिकार का अभिप्राय उन सभी अधिकारों से है जो एक व्यक्ति को उसके जीने की यानी जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार का अभिप्राय मतलब उन सभी अधिकारों से है जो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो उसके जीवन की स्वतंत्रता यानी कि एक व्यक्ति जो जीवन जी रहा है उसको सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, वही अधिकार कहलाते हैं मानव अधिकार। इसके लिए क्या होता है कि एक व्यक्ति कभी कभी उपभोक्ता के रूप में तो शोषण होता है, लेकिन कभी कभी उसके परिवार वाले, उसके घर वाले भी उसका शोषण करते हो, या फिर वो कहीं पे मजदूर के रूप में काम कर रहा हो, कहीं नौकरी कर रहा हो सकता है वहाँ उसका शोषण हो रहा हो। तो उपभोक्ताओं को शोषण या फिर मानव को उसके शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है मानव अधिकार आयोग। जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार आयोग का गठन, जैसे हमने पढ़ा था योजना आयोग,
योजना बनाने का काम। तो मानव के अधिकार के लिए जो आयोग बनाया गया उसका गठन हुआ था 1993 में। तो मानव अधिकार आयोग बना 1993 में, जो क्या करता है तो यह मानव के अधिकार की रक्षा करता है, यानी कि मानव को यदि किसी बात का अधिकार माने उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाता है तो उसके लिए जो कमेटी आयोग काम करेगा उसका नाम है मानव अधिकार आयोग, जिसका गठन हुआ था 1993 में। लेकिन आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद कर लेंगे कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में एक और दिवस पढ़ना है, वो है उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता तो आप लोग पढ़ ही लिया ना, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। इस पूरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आपको 2 ही दिवस याद करने हैं, एक मानव अधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है और एक उपभोक्ता दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। तो एक मानव को उसके अधिकार से संबंधित जो रक्षा दिलानी हो तब काम करेगा मानव अधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और जब दिवस पूछा जाए तो यह दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव के अधिकार के लिए 2 प्रकार के आयोग भी बना दिए गए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग। यानी कि जो व्यक्ति अपने राज्य में अपील करना चाहे तो वो अपने राज्य के न्यायालय में अपील कर सकता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपील कर सकता है, और अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी अपील कर सकता है, NHRC। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि महिलाओं का भी कहीं ना कहीं पर महिलाओं का भी कहीं ना कहीं पर शोषण होता है, या तो दहेज को लेकर, या फिर मानव व्यापार हो, पुरुष का भी बच्चों का व्यापार हो, बच्चों को कहीं पर लेकर बेचा जा रहा हो, या फिर महिला व्यापार हो, महिला को कहीं पर लेकर बेचा जा रहा हो, या फिर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो उसके परिवार द्वारा, उसके फैमिली द्वारा, उसके ससुराल वालों द्वारा, या फिर किसी प्रकार की महिला को कोई भी कष्ट है जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं के लिए भी एक आयोग बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग और जो राज्य स्तरीय महिला आयोग। यानी कि महिला चाहे तो राज्य स्तर पर भी अपनी कमेटी में अपने आयोग में अपील कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, और अगर उससे असंतुष्ट है तो राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि मानव अधिकार आयोग का महत्व बताइए। तो हम कहेंगे कि मानव अधिकार आयोग का महत्व क्या है। देखिए, मानव अधिकार आयोग तो सबसे पहला कि यह किसके लिए काम करता है तो यह मानव के अधिकार के लिए काम करता है। मानव अधिकार के लिए एक आयोग बना दिया गया 1993 में। दिवस कब मनाते हैं तो 10 दिसंबर को। देखिए, इसका महत्व इस बात से बढ़ जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड यानी कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुख्य न्यायाधीश से रिटायर होगा, आपको याद होगा कि पूरे भारत में 24 उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज होते हैं, जिसमें से 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 30 होते हैं उनके सहयोगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जब वो रिटायर होगा, मतलब जब उसकी कार्यकाल, उसकी सेवा समाप्त होगी, तो जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसे किस चीज़ का अध्यक्ष बनना पड़ेगा तो उसे मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना होता है। जैसे HL दत्तू जो इससे पहले मतलब कि 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो रिटायर होकर अभी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आप नाम याद रखेंगे HL दत्तू। अभी तुरंत रिटायर किए हैं नवंबर के महीने में। आपको याद होगा रंजन गोगोई का नाम आपने सुना होगा, राम मंदिर विवाद जो चल रहा था अयोध्या मामले पर, उसकी सुनवाई उन्होंने की थी। तो रंजन गोगोई अब हो सकता है कि आने वाले समय में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे जब HL दत्तू के कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो मानव अधिकार आयोग का महत्व क्या है तो देखिए, बहुत बड़ी बात है। मानव अधिकार आयोग का महत्व इसी बात से बढ़ जाता है क्योंकि इसके जज कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो इसके अध्यक्ष वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर करते हैं। तो इतना बड़ा आदमी जब मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो मानव के अधिकार की बिल्कुल रक्षा होगी और होती ही है। हमारा चैप्टर लगभग यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा आप 2 ऑब्जेक्टिव और याद कर लेंगे। एक पूछा जाता है, देखिए 2 चीज़ हैं, हॉलमार्क और ISI मार्क। ऐसे आपने देखा होगा। हॉलमार्क किसकी शुद्धता की जांच बताता है तो हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण की शुद्धता की जांच से संबंधित है, और ISI मार्क किसी भी वस्तु के गुणवत्ता की जांच को बताता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण आभूषण की जांच के लिए जो निशान बनाया गया है उसका नाम क्या है तो स्वर्ण आभूषण के जांच के लिए जो निशान बनाया गया उसका नाम है हॉलमार्क, और वस्तु की गुणवत्ता की जांच के माप के लिए तो कौन सा बना है तो ISI। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव यह भी याद करेंगे कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है 15 मार्च को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है 1811 4000। उपभोक्ता को शिकायत करना है तो कितना रुपये लगेगा, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, वो भी निःशुल्क है। हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने 7वां लेसन और अर्थात पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य लाभान्वित हो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग भी समझ पाए कि हमने एक अच्छा काम किया है। धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके ले सकते हैं। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यह अंतिम वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताना चाहिए कि आप लोग इससे कहाँ तक लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद।